नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वांस 59 के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारा प्रयास यह है कि आप राजस्थान जीके के जो आधारभूत तथ्य हैं, उसका जो आधारभूत ज्ञान है, उसको इतना जान लें कि आगे आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो या राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की हो, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की हो, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में राजस्थान जीके एक मेन रोल अदा करता है। तो जो बच्चे कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने आज ही सोच रखा है कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हमको क्वालिफाई होना है, तो उनके लिए ये मेरी क्लासें सबसे ज़्यादा अहम होने वाली हैं। ये लेसन देखने के बाद आप आगे कोई भी तैयारी करोगे तो इतना जरूर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप राजस्थान जीके में अपने आप को एक अनजान महसूस नहीं करोगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। जैसा राजस्थान आज हम देखते हैं नक्शे पर, तो आज का जो राजस्थान है हमारा, जिसमें कि 33 जिले हैं आज की स्थिति के अनुसार, तो ये राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। लेकिन अब हम कुछ लेसन्स में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राजस्थान आखिर बना कैसे। इतनी सारी रियासतें थी, अंग्रेजों का शासन था, किस तरह से चरणबद्ध रूप से राजस्थान नाम का हमारा ये प्रांत अस्तित्व में आया और आज उसकी ये सीमाएं निश्चित हुई। तो चलिए देखते हैं हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण। 1939 लॉर्ड लिनलिथगो का आदेश। देशी रियासतों के एकीकरण की कुछ सुगबुगाहट हमको लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश से मिलती है इतिहास में। 1939 में उन्होंने कुछ आदेश निर्देश दिए थे देशी रियासतों को कि वो एकीकरण का प्रयास करें, जिससे कि एक जो टुकड़े टुकड़े में जो भारत बटा हुआ है, जो छोटी छोटी रियासतें हैं, उनका विलय बड़ी रियासतों में हो सके। हालांकि इसका कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन हम इसको एक शुरुआती तौर पर देख सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में एक आदेश दिया था। ज्यादा हमें इस आदेश में जाना नहीं है। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद लोगों में जन जागृति का काम कर रही थी, लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव रखा था कि किस तरह से छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए, यानी कि जो पड़ोस की रियासतें हैं और जो छोटी हैं उनको बिल्कुल ठीक पड़ोस वाली किसी बड़ी रियासत में उसका विलय कर दिया जाए। तो अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव रखा था, उनका एक विचार था। तो अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का विचार यह था कि जिन रियासतों की सालाना आय 50 लाख से कम है और जिन रियासतों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ध्यान रखिए, जिन रियासतों की सालाना आय 50 लाख से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन छोटी रियासतों को पास की ही किसी बड़ी रियासत में मिला दिया जाए। तो एकीकरण की प्रक्रिया में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो ये अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का विचार था। उसी समय हम ये देखते हैं कि विशेषकर 30 के दशक में, 40 के दशक में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन एक तरह से अपने बूम पर आ जाते हैं, यानी कि प्रजामंडल में जो नेता थे वो लोगों को नेतृत्व प्रदान करने लग जाते हैं, लोगों के बीच में जन जागृति पैदा करते हैं। रियासतों के जो अत्याचार थे और लोकतंत्र की जो अच्छाइयां थी वो लोगों के बीच में प्रसारित करने का काम करते हैं प्रजामंडल। तो प्रजामंडलों ने उस समय जन जागृति प्रारंभ कर दी थी, तो एकीकरण के प्रति लोग और भी ज्यादा झुक गए, लोगों का आकर्षण पैदा हो गया कि बिखराव के बजाय एकीकरण में फायदा है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का एक ज्ञापन आया था 22 मई 1946 को। 22 मई 1946 का ब्रिटिश सरकार का ज्ञापन था, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले की बात है, जस्ट 1 साल पहले की बात है। तो ब्रिटिश सरकार के ज्ञापन में भी कुछ एकीकरण संबंधी बातें थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय के भारत को हम देखते हैं तो छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें भारत में थी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए थे। रियासतों को
अंग्रेज जाते जाते ये सुविधा देकर गए थे कि वो चाहे तो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है, चाहे तो वो भारत में मिल सकती है, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है। तो 3 विकल्प उनके पास थे। भारत सरकार ने रियासतों की समस्या का हल करने के लिए पृथक से एक विभाग बना दिया और वो एकीकरण का, रियासतों का सारा कार्य देखेगा। तो उस विभाग का नाम रखा गया था रियासती विभाग। तो रियासती विभाग का गठन कर दिया गया स्वतंत्र भारत में, और रियासती विभाग ने स्पष्ट बता दिया था कि भारत के अंदर जो रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हैं, अर्थात वे ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी कम से कम जो आय है, सालाना आय है, वो 1 करोड़ होनी चाहिए और उनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। यानी ऐसी रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। यानी किसी रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से कम है, जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो वह रियासत स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती, उसको अपना विलय करना होगा। यह रियासती विभाग ने स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में रियासतों के एक अपना आदेश दे दिया था। तो न्यूनतम आय 1 करोड़ होनी चाहिए, जनसंख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, तो ही रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस शर्त को राजस्थान की मात्र 4 रियासतें पूरा कर रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। यदि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर चाहते तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते थे इस रियासती विभाग की शर्त के अनुसार। ठीक है, तो ये रियासती विभाग की शर्त थी। तो आपको ध्यान रखना है, रियासती विभाग का जो पैमाना था, जो शर्त थी, जो कंडीशन थी कि कम से कम 1 करोड़ की सालाना आय हो, जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो, वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ऐसी राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, राजस्थान का एकीकरण हुआ नहीं है। तो राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ, उससे पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना है आपको, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब 19 रियासतों में आप विशेषकर राजस्थान के जो जिले बने हुए हैं उनमें से निकाल सकते हो आप नाम, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो 19 रियासतों में देखिए कुछ के नाम हम वैसे ही याद कर पाएंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, करौली, कोटा, झालावाड़। इसके अलावा आपका सिरोही है, टोंक है, बूंदी है। तो इस तरह की 19 रियासतें थी, सातपुरा है, किशनगढ़ है। ध्यान रखना, अजमेर रियासत नहीं थी। 19 रियासतें थी, 19 रियासतों के नाम आप आराम से याद कर सकते हो। और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकानों के नाम आपको याद रखने हैं। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। ध्यान रखिए, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये 3 ठिकाने राजस्थान में हुआ करते थे एकीकरण से पहले। इसके अलावा राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश भी था। अब केंद्र शासित प्रदेश का तात्पर्य उस समय यह था कि सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हुआ करता था, वहां पर कोई राजा या कोई रियासत या कोई ठिकाना नहीं था। तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात अजमेर मेरवाड़ा एकीकरण से पहले राजस्थान में अस्तित्व में था। हालांकि उदयपुर के महाराणा ने एक कोशिश की थी स्वतंत्रता से पहले, एक सम्मेलन उन्होंने किया था कि आसपास की रियासतों के राजाओं को एक सम्मेलन बुलाया जाए और वहां पर एकीकरण संबंधी, विलय संबंधी वार्तालाप किया जाए। तो 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा ने एक सम्मेलन बुलाया। इसमें गुजरात से कुछ शासक आए हुए थे, मालवा की रियासतों से कुछ शासक आए हुए थे और इसमें उनको विचार विमर्श करना था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो एकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से प्रारंभ होती है और आज का जो राजस्थान हम देखते हैं वो अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। तो यहां से आगे की प्रक्रिया, राजस्थान निर्माण के चरण हम अगले लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए स्वांस 59 से।